Welcome to the lecture number 20 of Introduction to Software Engineering. In the previous lectures, we have covered our syllabus till sessional 2. I hope the concepts are clear to all of you. Now we are starting with the chapter 9, that is Software Evolution. In this lecture, I will cover two subtopics. The first subtopic is regarding the evolution process, and the second subtopic is about the program evolution dynamics. What are these, how these processes are used, and why these are important to study? These all questions will be answered in this lecture. So let's start. The first slide is about the software change. As it is written in the slide that software change is inevitable. क्यों है ऐसा? क्योंकि इसके कुछ रीजंस आपको यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं. द फर्स्ट रीज़न इज़ न्यू रिक्वायरमेंट्स इमर्ज व्हेन द सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड. सॉफ्टवेयर चेंज से पहले हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तक कवर किया था. हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद उसे टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद कस्टमर को दे दिया. जब सॉफ्टवेयर कस्टमर के पास चला गया और कस्टमर ने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया, तो यूज़ करने के बाद एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कस्टमर ने कोई नई रिक्वायरमेंट कहा है डेवलपर से दोबारा इसमें ऐड करने के लिए. इसकी एग्ज़ाम्पल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से आप कंसिडर करें. एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कस्टमर को दिया बनाकर, कस्टमर ने उसे यूज़ किया और यूज़ करने के बाद ये कहा कि इसमें हिस्ट्री का बटन ऐड कर दें ताकि जो पिछली 5 या 10 ट्रांजैक्शंस हों वो मैं व्यू कर सकूं एक अलग इंटरफेस पे. अब इस रिक्वायरमेंट को जब डेवलपमेंट टीम दोबारा से सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करेगी तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये सॉफ्टवेयर चेंज के अंडर आएगा. इसके अलावा कुछ और रीज़न्स आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं. द अदर रीज़न इज़ एरर्स मस्ट बी रिपेयर्ड. अब आप ये बात यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एरर जब हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फेज़ पढ़ा था तो उसमें बग आइडेंटिफाई किए, उनको रिजॉल्व किया, अब दोबारा यहाँ से एरर कहाँ पे आ गए? तो उन एरर्स की बात कर रहे हैं हम जो कि सॉफ्टवेयर के ऑपरेशनल होने के बाद इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हद तक कोशिश करती है कि आपके सॉफ्टवेयर के सारे डिफेक्ट्स, बग्स, एरर्स इन सब को रिमूव किया जा सके. लेकिन उसके बावजूद ये पॉसिबल है कि सॉफ्टवेयर के ऑपरेशनल होने के बाद उसमें मज़ीद कोई एरर आ जाए. उस एरर को रिमूव करना सॉफ्टवेयर चेंज के अंडर आएगा. द नेक्स्ट रीज़न इज़ न्यू कंप्यूटर्स एंड इक्विपमेंट इज़ एडेड टू द सिस्टम. लेट से आपने अपने कस्टमर के लिए जो सिस्टम बना कर दिया है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, उस ऑर्गेनाइजेशन ने या उस कस्टमर ने उसके हार्डवेयर अपडेट कर दिया है अपने सिस्टम का. जिस सिस्टम पे उसने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना था उसका हार्डवेयर अपडेट कर दिया. अब जब हार्डवेयर अपडेट किया है तो सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना पड़ेगा. इस तरह के जो चेंजेस होंगे, जो न्यू इक्विपमेंट्स या न्यू कंपोनेंट्स जब हम सिस्टम में ऐड करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर चेंज को इनिशिएट करते हैं. Also, another reason which is written in the slide is the performance or reliability of the system may have to be improved. इस एक रीज़न की वजह से भी सॉफ्टवेयर को चेंज किया जाता है या उसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. सो इन सब रीजंस के बाद हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग चेंज टू देयर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम. एक पॉइंट यहाँ पर जो याद रखने का है वो ये कि सॉफ्टवेयर सिस्टम एक डेवलप्ड हुआ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है. जब हम सॉफ्टवेयर चेंज की बात करते हैं तो हम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम में चेंज लेके आते हैं, पहला पॉइंट. और दूसरी बात ये कि चेंज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए, ये एक इशू है या ये एक प्रॉब्लम है. अब हमने ये देखना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए.
और क्यों ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सबसे पहले इस स्लाइड में इस बात का जवाब है कि एवोल्यूशन को या चेंज को क्यों ज़रूरी है फैसिलिटेट करना और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। Organizations have huge investments in their software system. They are critical business assets. जैसे एक बैंकिंग सिस्टम है, it is a huge investment in the software systems of any organization. ये इस पूरे बैंकिंग सिस्टम का एक क्रिटिकल एसेट है। To maintain the value of these assets to the business, they must be changed and updated. अब चेंज तो इनएविटेबल है, वो तो कभी ना कभी सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस होगा। सो टू कीप इट ऑपरेशनल, इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म उसमें चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को डील करना होगा, उन चेंजेस को उन चेंजेस के मुताबिक ऐड करना होगा और उस सिस्टम को यूज़ करते रहना होगा, उसे अपडेट करते रहना होगा। The majority of the software budget in large companies is devoted to changing and evolving existing software rather than developing new software. Let's say अगर एक सॉफ्टवेयर आपने बैंकिंग सिस्टम या एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जो आपने बना के दिया है किसी भी बैंक को, अब उनकी 4 या 5 न्यू रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, तो बजाय इसके कि आप उन न्यू रिक्वायरमेंट्स के लिए स्क्रैच से एक अलग सिस्टम बनाएं या पुराने वाले सिस्टम को डिस्कार्ड करके एक नया सिस्टम बनाएं जिसमें ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हों, सॉफ्टवेयर चेंज के लिए लार्ज कंपनीज एक अमाउंट जो है वो स्पेसिफाई कर देती हैं, उसको यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर चेंज आपके सॉफ्टवेयर में डील किए जाते हैं या उसको फैसिलिटेट किया जाता है। देन you can see the spiral model of development and evolution in this slide. This slide is going to answer how we can basically specify the change, implement the change, validate the change and make it operational. The first step is to specify the change. Any change is specified. Let's say the history button needs to be added in the library management system. In order to specify this change, then after specification it is implemented. Once it is implemented, the change is validated. Either the change is working correctly or not. After the validation, it is made operational, and here the release 1 completes. In the next spiral, the next change can be accommodated. So basically, the spiral model we had studied in the software development life cycle is of different kind. That model is going to help you in order to identify how we can develop a software in the different releases or different increments. But this, as you can see here, that it is the spiral model for the implementation of changes. ये स्पाइरल मॉडल आपको ये बताता है कि किसी भी चेंज को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसे डिलीवर कर सकते हो। In the next slide, here we can also see the evolution and servicing. The first step is the initial development of the software. Once the software is developed, then it went into the evolution phase. The evolution phase is introduced when the software become operational. जब एक सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल हो, काम कर रहा हो, उसमें न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड हो सकती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को, उन चेंजेस को यहाँ पर डील किया जाता है. And once the evolution phase is complete, then software is shifted into the servicing phase. Servicing phase में और evolution phase में difference क्या है कि servicing में एक सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू फंक्शनैलिटीज़ ऐड नहीं की जाती, बल्कि जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी हैं उन्हीं को ऑपरेशनल रखने के लिए एफर्ट की जाती है. मतलब लेट से अगर कोई बग्स आ रहे हैं तो उन बग्स को आइडेंटिफाई करके फिक्स कर दिया जाता है. सर्विसिंग फेज़ में सिस्टम को इवॉल्व होने के बाद ऑपरेशनल रखने के लिए एफर्ट की जाती है. और इसके बाद जो लास्ट फेज़ है, फेज़ आउट, इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर
किसी भी किस्म का कोई चेंज इंट्रोड्यूस नहीं होता, सॉफ्टवेयर अब रिलायबली और स्मूथली काम कर रहा होगा। इस स्लाइड में एवोल्यूशन प्रोसेस को ही हम दोबारा से स्टडी कर रहे हैं। लास्ट स्लाइड में जब आप इनिशियल डेवलपमेंट के बाद एवोल्यूशन प्रोसेस देख रहे हो, एवोल्यूशन प्रोसेस को यहाँ पर ओपन अप किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ न्यू सिस्टम विच इज़ डेवलप्ड। इस न्यू सिस्टम में चेंज आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस सबसे पहले अप्लाई किया जाता है कि कौन सा चेंज है जो कि इस सॉफ्टवेयर में या इस सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस होना चाहिए या उसकी ज़रूरत है। इन चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रपोजल्स दिए जाते हैं या प्रपोजल्स जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं। इनकी ज़रूरत क्यों है? इन प्रपोजल्स की ज़रूरत इस वजह से है ताकि ये देखा जा सके कि इस एक पर्टिकुलर चेंज को इंट्रोड्यूस करने के लिए या सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए उसके कितने कंपोनेंट्स हैं जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। क्या उन पे कोई लार्ज इफ़ेक्ट आ रहा है या उन पे कोई स्मॉल इफ़ेक्ट आ रहा है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ रूल्स पढ़े थे कोहेजन के, कपलिंग के, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर स्टडी की जाती हैं और उनको डिस्कस किया जाता है। प्रपोजल चेंज देने के बाद सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन प्रोसेस आप स्पाइरल मॉडल से लिंक कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले स्पेसिफाई किया जाएगा उस चेंज को, देन उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा और उसे डिलीवर किया जाएगा। अब ये जो चेंज आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है और सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन प्रोसेस है, इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेसेस हैं। ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम ये चलते रहते हैं, ये काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर एक लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर बन जाता है। सो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द चेंज, जब हम एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं तो हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स देते हैं। कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेने के बाद हम उसे डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है आपके ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। Here it is written that a critical difference is that the first stage of change implementation may involve program understanding, especially if the original system developers are not responsible for the change implementation. एक सिनेरियो ये पॉसिबल है कि डेवलपमेंट टीम सॉफ्टवेयर बनाकर दे रही है और सॉफ्टवेयर चेंज के लिए या सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के लिए किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेपरेट टीम रखी है, या लार्ज और स्मॉल किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन टीम अलग है। अगर हम ये वाला केस कंसिडर करते हैं तो जो टीम अलग है, जो चेंजेस को अकोमोडेट कर रही है, उस टीम के लिए सबसे पहले सिस्टम को समझना ज़रूरी है। जब तक वो पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करेगी तब तक वो नया चेंज उसमें ऐड नहीं कर सकती। During the program understanding phase, you have to understand how the program is structured, how it delivers the functionality, and how the proposed change might affect the program. So the point is कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए कोई टीम है, कोई पर्सन है, कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबल या कंसर्न पर्सन है जिसको सॉफ्टवेयर के अंदर वो चेंज अकोमोडेट करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो प्रोग्राम के अंडरस्टैंडिंग में इंक्लूड होती है वो ये देखना कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से किया गया है, प्रोग्राम बैकएंड पे किस तरह से इसकी कोडिंग हुई है, उसके अलावा ये क्या फंक्शनैलिटी डिलीवर कर रहा है, इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या इसके साथ आप ये भी देख सकते हो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस सिस्टम की। और अगर आप लेट से ये नई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हो तो सिस्टम की परफॉर्मेंस पे क्या असर आ रहा है, या उसके कितने कंपोनेंट्स की कपलिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, वीक हो रही है, कोहेजन किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है। इन सब चीज़ों को आप एनालाइज करते हो जब आप उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड वंस द प्रोग्राम इज़ अंडरस्टूड, उसके बाद फिर उसमें चेंज किया जाता है। देयर आर
two types of change request. The first is the normal change request where the customer says कि ये एक फंक्शनैलिटी लेट से या एक बटन या कोई भी चीज़ नई मैंने इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, इसे विंडोज़ 10 के लिए भी लेके जाना है, अपने सॉफ्टवेयर को या लिनक्स पे लेके जाना है, किसी भी तरह की कोई भी चेंज जब आपका कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा तो एक सिनेरियो तो ये है कि वो एक टाइम दे देगा कि 15 दिन के अंदर या एक महीने के अंदर मुझे ये चेंज सिस्टम में चाहिए होगा। और दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में वेट नहीं किया जा सकता कि जब भी किसी चेंज की रिक्वेस्ट की जाए कस्टमर ये कहे कि मुझे ये एज सुन एज पॉसिबल और विद इन डेज़ मुझे ये विद इन फ्यू डेज़ मुझे ये इम्प्लीमेंट करके प्रोवाइड किया जाए। अब उस केस में जब चेंज रिक्वेस्ट इमरजेंसी सिचुएशन में दी जा रही है, उस केस में वो पूरा प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग वाला जो फेज़ है ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग में जो स्टेप्स इंक्लूड हैं वो टाइम टेकिंग हैं। तो इमरजेंसी चेंज के लिए सिर्फ सोर्स कोड को एनालाइज किया जाता है, सोर्स कोड को एनालाइज करने के बाद उसे मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद वो मॉडिफाइड सिस्टम डिलीवर कर दिया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये काम कौन कर सकते हैं, जो कि डेवलपर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट हैंड में सिस्टम को डेवलप किया था, वो ही इसमें चेंजेस करके मॉडिफाइड सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। देन here is another interesting slide which is about the agile methods and evolution. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने एजाइल मेथडोलॉजी को स्टडी किया था। आप सबको याद होगा कि एजाइल मेथड्स जितने भी हैं या एजाइल के थ्रू हम जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है। हम हमेशा डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में अपने सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर रहे हैं थ्रू एजाइल। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के फेज़ में जब चेंज की रिक्वेस्ट आएगी तो वो चेंज रिक्वेस्ट एक इंक्रीमेंट के तौर पे एक्ट करेगी और वो एक इंक्रीमेंट के थ्रू डिलीवर कर दी जाएगी जितने भी चेंजेस सिस्टम में आते हैं। और आपको याद होगा एजाइल में हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि एजाइल चेंजेस को इजीली अकोमोडेट करता है। ये बेस्ट मॉडल है, बेस्ट मेथड है अगर सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है। और आप देख रहे हो कि बहुत से सॉफ्टवेयर्स टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रहे होते हैं, तो उन सब एवोल्यूशंस को डील करने के लिए एजाइल मेथड्स आर सूटेबल। As written, that evolution is simply a continuation of the development process based on the frequent system release. हम एक next increment या next release में evolution या जो change होता है सॉफ्टवेयर का वो provide कर देते हैं। ये फ़ायदा है agile methods का। इसे आप लिंक कर सकते हो सॉफ्टवेयर चेंज के साथ या सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन प्रोसेस के साथ। Here we have another topic, that is program evolution dynamics. It is the study of processes of system change. ये जो एरिया है प्रोग्राम एवोल्यूशन डायनामिक्स का, ये एरिया बेसिकली किसी भी सिस्टम में जब चेंज आ रहा है तो उसके स्टडी का पूरा प्रोसेस वो समझता है कि उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके अलावा क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यूज़ करनी चाहिए या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। तो इस पूरे सॉफ्टवेयर चेंज के प्रोसेस को समझने के लिए द टर्म वी हैव इज़ प्रोग्राम एवोल्यूशन डायनामिक्स, और इसके लिए बहुत सी एम्पिरिकल स्टडीज़ अवेलेबल हैं। आज के लेक्चर में जो स्टडी हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ लेमन एंड बेलेडी law which is proposed to deal with the software evolution. So here is the Lemon's law. The Lemon's law consists of 8 principles or 8 points. The first point which is written here is continuing change. What it says is a program that is used in real world environment must necessarily change or else become progressively less useful in that environment.
एक इन्वायरमेंट में जब सॉफ्टवेयर सिस्टम बना के दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व होगा, वो टाइम के साथ उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अगर उसमें चेंजेस नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो उस इन्वायरमेंट में लेस यूज़फुल है। अब उस सॉफ्टवेयर की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा नहीं है। सो इट सेज दैट अ सॉफ्टवेयर मस्ट नेसेसरीली चेंज इन द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। उसमें कोई ना कोई चेंज जब वो यूज़ कर रहे होंगे कस्टमर्स उसे, यूज़र्स उसे, तो उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा लाजमी तौर पे। The second law says increasing complexity. As an evolving program changes, its structure tend to become more complex. जब एक नया फैक्टर या नई फंक्शनैलिटी नई रिक्वायरमेंट सिस्टम में ऐड कर दी जाती है तो उस रिक्वायरमेंट के ऐड होने की वजह से कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि चेंज किए जाते हैं। इसी तरह फिर कुछ टाइम के बाद, लेट्स से आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, उसमें मज़ीद चेंजेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और सॉफ्टवेयर इवॉल्व हो रहा है। जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है तो आपका जो सिस्टम है वो कॉन्सिक्वेंटली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो टाइटली कपल्ड हो रहा है, वो बाइंड होता जा रहा है सब दूसरे कंपोनेंट्स के साथ। जब उसमें एक चेंज करेंगे तो फिर बहुत सी चीज़ों को, लेट्स से अगर हमने चेंज नंबर 10 की बात की है, हमने सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी 9 चेंजेस कर लिए हैं और अब 10th नंबर चेंज जो है वो सॉफ्टवेयर में अकोमोडेट करना है। अब इस चेंज को अकोमोडेट करना मुश्किल होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो चुका है कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद। Then the third law is large program evolution. Program evolution is self-regulating process. ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करा रही है, बल्कि इंटरनली जो यूज़र हैं, जो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, टाइम के साथ साथ उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। हमें सिस्टम को इवॉल्व करना पड़ता है। Then we have the organizational stability. Over a program's lifetime, its rate of development is approximately constant and independent of the resources devoted to the system development. यहाँ पर ये लॉ आपको ये बात बता रहा है कि अगर हम रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर दें तो इसकी वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द रिसोर्सेज डिवोटेड टू सिस्टम। अगर लेट्स से आपके पास डेवलपमेंट टीम में 5 लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, डिफरेंट फेजेस पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट इंक्रीमेंट्स पे काम कर रहे हैं और वो डेवलप कर रहे हैं। आप ये सोचते हो कि अगर मैं 2 या 3 लोग मज़ीद हायर कर लूँ और उसके बाद मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप जल्दी हो जाएगा, बट इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? क्योंकि जब आप वो 3 लोग इंट्रोड्यूस करते हो तो उन 3 लोगों को भी उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन ओवरहेड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आपको 5 की बजाय 8 लोगों से कम्युनिकेट करना है। उन सबको प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग और वो सब चीज़ें जब उनके साथ इन्वॉल्व होंगी तो वो आपके जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसके चेंज को या उसकी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे ज़्यादा रिसोर्सेज। The fifth law says the conservation of familiarity. Over the lifetime of the system, the incremental change in each release is approximately constant. Here you can see कि जो चेंजेस सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस जो कुछ टाइम के बाद सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे सॉफ्टवेयर में 10 चेंजेस इंट्रोड्यूस हो गए और कुछ टाइम के बाद सॉफ्टवेयर में 5 चेंजेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या वो फैसिलिटेट किए जा रहे हैं या उनकी रिक्वेस्ट आ रही है। तो जो चेंज प्रोसेस है वो बेसिकली कांस्टेंट रहता है।
Then we have the continuing growth. The functionality offered by systems has to continually increase to maintain the user satisfaction. जब हम ये कहते हैं कि फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इवॉल्व हो रहा है, सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो रहे हैं, और ये कॉन्टीन्यूइंग ग्रोथ इसका पार्ट है, या इसका बेसिक प्रिंसिपल है, या इसका फंडामेंटल है. क्यों किया जाता है? ताकि यूज़र की सेटिस्फेक्शन जो है उसको मेंटेन किया जाए. यूज़र दोबारा से किसी और सॉफ्टवेयर पे रिलाई नहीं करने लगे सेम काम करने के लिए, वो इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता रहे. क्यों? उसको यूज़ करने के लिए हमें उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड करना होगा, उसको मज़ीद ऑफ़र करना होगा, या उसमें कंटिन्यूइंग ग्रोथ लेके आनी होगी. Declining quality is the seventh Lemon's Law, which says that the quality of systems will decline unless they are modified to reflect changes in their operational environment. क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी जब हम उसमें चेंजेस नहीं लेके आएंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सॉफ्टवेयर को टाइम के साथ साथ इवॉल्व करना चाहिए या उसको होना चाहिए, और उसमें जितनी भी नई न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएं. बिजनेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें उसमें लेके आनी है तो वो ऐड की जा सकें. अगर न्यू इक्विपमेंट यूज़ किए हैं किसी सिस्टम के अंदर तो उसके सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया जाए. तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है. क्यों? क्योंकि आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते. आप नहीं चाहते कि सिस्टम की जो क्वालिटी है वो कम हो जाए. द लास्ट लॉ इज़ द फीडबैक सिस्टम. एवोल्यूशन प्रोसेस incorporate multi-agent, multi-loop feedback systems, and you have to treat them as feedback system to achieve the significant product improvement. जब आप किसी भी सिस्टम को इवॉल्व करेंगे तो सिस्टम को इवॉल्व करने के बाद जो फीडबैक उसका मिल रहा है आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो फीडबैक बेसिकली प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए सिग्निफिकेंट है. उसको इन अ गुड वे यूज़ किया जा सकता है. अगर उसको आप सामने रखते हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है. अब आप बल्कि एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हो कि आपके मोटिव एप्लीकेशंस में साथ रेटिंग या फीडबैक की ऑप्शन आ रही होती है. क्यों आ रही होती है? ताकि जो आपकी टीम है जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, या जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो तो ये देखना चाहते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर का फीडबैक क्या है, कितने लोग उसे यूज़ कर रहे हैं. अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड उनके क्या इश्यूज़ हैं या उनके क्या व्यूज़ हैं. तो अभी तक हमने जो लेमन्स लॉ पढ़े हैं 8 लॉज, उन सब में हमने सॉफ्टवेयर के चेंज को देखा है, पढ़ा है, और इन चीज़ों का ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के लिए, उस चीज़ का आपने एनालाइज़ किया होगा. और अब आपको ये अंदाज़ा है कि किन फैक्टर्स को सामने रखना है जब सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करना है या जब सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ रहे होंगे. So in this lecture we have studied about the evolution process, and we also studied about the program evolution dynamics. I hope the lecture is clear, but in case if you have any query we can discuss it in the live session. Thank you for listening, class.